Okay, so our last time strategy was that this was our primary structure, and the reactions at these two intermediate supports, we treated them as redundant, x1 and x2. Okay, so this was how we dealt with the problem. It means we had a simply supported beam as our primary structure, and we had two redundants selected from it. Okay, so आपको याद है हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लिखने के लिए फिर हमें जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे हमने इसको ऐसे सॉल्व किया इक्वल टू और प्राइमरी स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द अप्लाइड लोडिंग, ये आपने लास्ट टाइम किया हुआ, मैं जस्ट आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, प्लस अगेन प्राइमरी स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू one redundant x1 and the same primary structure subjected to the second redundant x2. We calculated at all cases, in all these three cases, we calculated two displacements for each beam. For instance, यहाँ पर हमने क्या calculate किया? Delta 1 naught और यहाँ पर delta 1 1 और यहाँ पर delta 1 2. Okay, displacement measure 1 due to unit value of redundant 2. Okay, ये हमने आपको पता है यूनिट वैल्यूज लेके हम सॉल्व करते हैं. और इसी तरह हमने यहाँ पर डेल्टा 2 नॉट, डेल्टा 2 1 और डेल्टा 2 2 और फिर हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लिख दी. डेल्टा 1 एक्चुअल equal to delta 1 naught plus x1 delta 1 1 plus x2 delta 1 2, and then the second compatibility equation delta 2 actual equal to delta 2 naught plus x2 times delta 2 1 sorry, this is x1 plus x2 times delta 2 2. Okay, and then in order to solve these compatibility equations, we had to find six displacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, fine. And you must have noted that these two displacements were equal. Okay. So let me quickly prove that why or how these two terms get equal. Okay, so let me show you a beam. अब ये इससे रिलेटेड नहीं है, ना उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना इस प्रॉब्लम से रिलेटेड. कोई भी बीम मैंने उठा लिया और उस बीम में मैं यहाँ पे एक यूनिट लोड लगा रहा हूँ. ओके, और मैं आपसे पूछता हूँ कि लेट्स से ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है. ठीक, लेट्स से ये सी है और यहाँ पर कोई और पॉइंट है, कहीं पर भी रैंडमली कहीं भी पॉइंट्स ले रहा हूँ, कोई सिमेट्री नहीं ले रहा हूँ. लेट्स से ये पॉइंट बी है. ठीक है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कोई नेसेसरी इक्वल नहीं, बस ये रैंडम डिस्टेंसेस है. कहीं से भी दो पॉइंट्स बीम पे मैंने ले ली और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी व्हेन अ यूनिट लोड एक्ट्स एट पॉइंट सी. क्लियर? एक ये डिस्प्लेसमेंट है फाइंड करने वाली. इस डिस्प्लेसमेंट को आप क्या नाम देंगे? Displacement at D due to unit load at C. Delta D C. Delta D का मतलब it is displacement at D और इस second substitute C का मतलब है unit load is acting at C. Clear? Second problem ये है कि अब मैं इनकी पोजीशंस चेंज कर रहा हूँ. ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है. मैं क्या, ये लेट्स से मैं थोड़ा सा इधर, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है. ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि लोड इज एक्टिंग एट D, यूनिट लोड एक्टिंग एट D, एंड आई वांट यू टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट C, डेल्टा C D. Okay, displacement at C due to unit load at D. Now what we are going to prove is that delta DC would be equal to delta CD. This is what we are going to prove in a moment. Okay, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आप जिस मर्जी तरीके से कर लें, ये भी जिस मर्जी तरीके से कर लें.
यानी जैसे कोई भी आप डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम होते हैं ना कि यार ये लोड लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दे, ये जो लोड लग रहा है ये यानी वाकई में ये हमारा लोडिंग है हमारी ये, इसी तरह ये भी जो लग रहा है ये वाकई में हमारी एक लोडिंग है, रियल जिसको आप बोलते हैं रियल लोडिंग है जो। सो इसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है डी पे। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से अगर हम वर्चुअल फोर्सेस का मेथड यूज करते हैं, यूनिट लोड मेथड अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक तो ये रियल लोडिंग गिवन है ना, दिस इज अवर रियल लोडिंग। सो हम क्या करेंगे, एक और बीम इसी यही बीम दोबारा ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे उस बीम में, यही बीम दोबारा और सारी लोडिंग हटा देंगे, सिर्फ एक जगह पे क्या लगाएंगे, यूनिट वर्चुअल लोड। कहां पे, जहां डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, सी पे सॉरी डी पे फाइंड करनी है, तो मैं कहां लगाऊंगा, यूनिट लोड एट डी। ये मैंने, आप इसको डेल्टा P1 या जो भी नाम देना चाहें, वर्चुअल लोड एट, यूनिट वर्चुअल लोड एट डी, ठीक है, ऐसे ही है। सो ये मैं लिख देता हूं, यूनिट वर्चुअल लोड हमने एट डी अप्लाई कर दिया इस केस में, वो रियल लोडिंग थी, वो वहीं से हमें ये असल प्रॉब्लम ये है, ये तो सॉल्व करने का एक मेथड है कि बीच में यू हैव टू डू दिस प्रोसेस। और इसमें क्या करेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट कहां पे चाहिए, सी पे चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाकी सारी लोडिंग हटा देंगे, यानी ये जो रियल लोडिंग थी ये हटा देंगे और सी पॉइंट पे एक यूनिट वर्चुअल लोड अप्लाई कर लेंगे, ऐसे ही होगा, एग्री। सो दिस ओवर डी पॉइंट, ओके। अब लेट्स से कम बैक टू दिस प्रॉब्लम, क्या करेंगे नेक्स्ट, व्हाट डू वी नीड, हमारे जनरल इक्वेशन ये है ना, जो भी अब नंबर आप डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड करनी है, डेल्टा डीसी नाम बनेगा उसका यहां पर, दैट वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल, अभी इक्वेशन कितने सेगमेंट्स बनने उसकी नहीं बात हो रही, बस जनरल हमारी इक्वेशन क्या है, मोमेंट की इक्वेशन ऑल ओवर द स्पैन ऑफ द बीम ड्यू टू रियल लोडिंग। इस केस में मोमेंट की जो आप इक्वेशंस बना लेंगे, अगर एक ही इक्वेशन पूरे सेगमेंट के लिए बन सकती है, एक नहीं तो सेगमेंट वाइज वर्कआउट कर लेंगे, लेकिन जनरल इक्वेशन तो यही है ना, फ्रॉम 0 टू L। अभी मैं M1 M2 नाम नहीं दे रहा, बस जस्ट 1M में लिख रहा हूं, वो तो हमें बाद में पता लगता है कि ना कि एक इक्वेशन बन सकती है, दो या तीन, कितनी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, डेल्टा M इसको हम क्या कहना चाहिए हमें, V, या जो भी आप इसको नाम जो भी दें इसको, डेल्टा M V, और साथ में मैं लिख देता हूं डी लिख देता हूं। इसका मतलब ये है कि यूनिट वर्चुअल लोड डी पॉइंट पे अप्लाई की हुई है और एक डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया, मैं इसके V को नहीं लिखता, बस ये लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है, ये जो इसकी मोमेंट की इक्वेशंस की बात हो रही है इस बीम की, और इस बीम में हमने क्या किया हुआ है, यूनिट वर्चुअल लोड अप्लाई किया हुआ है एट पॉइंट डी, इसलिए मैंने यहां पे बस डी लिख दिया, ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूं, दिस इज ड्यू टू, हमारी जो रियल लोडिंग है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी जो रियल लोडिंग है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो भी एक यूनिट लोड है, अलबत्ता दैट्स अ रियल लोडिंग, ओके। हमारी लोडिंग कोई यूडीएल कोई और चीज नहीं है, इट इज अ यूनिट लोड एट सर्टेन पॉइंट, ओके। सो M जो हमारा है इसके अंदर, दिस इज ड्यू टू द मोमेंट इक्वेशन, ड्यू टू, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं रियल यूनिट लोड at C, okay, due to unit real load at C, यानी यूनिट रियल जो हमारा यूनिट लोड है वो C पे लग रहा है, बस ये डिटेल मैंने डाल दी। मैं ये भी लिख सकता था, दिस मोमेंट इक्वेशन ड्यू टू रियल लोडिंग, अब मैंने रियल लोडिंग का बता दिया कि हमारी रियल लोडिंग क्या है, अ यूनिट लोड एट C, क्लियर। व्हाट इज दिस वन, दिस इज ड्यू टू virtual unit load at D,
ठीक हो गया। अभी वैल्यूज पे बात नहीं हो रही कि वैल्यूज क्या होंगी, इक्वेशन कैसे बनेगी, जस्ट हमें पता हो कि ये क्या चीजें हैं। इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, हमें मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूं, डेल्टा सी डी, ओके, इक्वल टू, अगेन मुझे क्या चाहिए, रियल लोडिंग की वजह से मोमेंट इक्वेशन चाहिए फॉर ऑल ऑफ द बीम, और उसके बाद यूनिट वर्चुअल लोड की वजह से मोमेंट इक्वेशन चाहिए। दिस टाइम यूनिट वर्चुअल लोड इज एट पॉइंट सी, ओके। सो जी, ओके, सो व्हाट, नाउ लेट्स अगेन, जो हमने बात की है ना, इसको दोबारा लिख लेते हैं। इस जगह पर एम क्या चीज है, रियल लोडिंग की वजह से मोमेंट की इक्वेशन। हमारे केस में रियल लोडिंग अब क्या है इस वक्त, बोले जरा, एक यूनिट लोड है एक्टिंग एट पॉइंट डी, ओके, दिस इज ड्यू टू रियल यूनिट लोड एट डी, ऐसे ही है। और ये क्या चीज है, ड्यू टू वर्चुअल unit load at C. Clear? Now need your attention on this point. This was, अच्छा एक चीज मुझे बताएं, मोमेंट की इक्वेशन लिखते हुए इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोडिंग जो लग रही थी वो रियल थी या वर्चुअल थी। मिसाल के तौर पे मैं आपको जस्ट एक नंबर थ्रो कर रहा हूं, यहां पे मैं आपसे कहूं ये एक बीम है, इस पे यहां पे एक लोड लग रहा है 1.0, आप मोमेंट की इक्वेशन बनाएं। मैं आपको कुछ नहीं बताता कि ये जो लोड लग रहा है ये रियल लोड है या वर्चुअल लोड है। आप इक्वेशन दोनों केसेस में एक ही बनाएंगे, वो आपको जहां भी इसकी वैल्यू लोड की पुट करनी होगी आप 1 ही पुट करेंगे, इक्वेशन तो एक ही बनेगी। कॉन्सेप्ट आपको पता है कि भाई ये यहां पे रियल है या वर्चुअल है, वो आपको पता है, लेकिन इक्वेशन तो एक ही बनती है ना, उसकी वैल्यू जहां भी पुट करनी 1 पुट करनी है। सो नाउ लुक एट दीज टू इक्वेशंस, यहां पे दो चीजों का जो प्रोडक्ट है उसको देखें। दिस इज मोमेंट इक्वेशन ड्यू टू, हमें पता है रियल है, रियल और वर्चुअल से मोमेंट इक्वेशन नहीं बदलती, लेकिन मैं जरा रियल को और वर्चुअल के वर्ड्स को स्किप करके इसको पढ़ता हूं। आप देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूं, ड्यू टू यूनिट लोड एट सी, ड्यू टू यूनिट लोड एट डी। क्या मैंने पढ़ा, ड्यू टू यूनिट लोड एट सी, ड्यू टू यूनिट लोड एट डी, यानी पहले यहां पे वर्ड आया सी वाला, फिर आया इस वाले में वर्ड आया डी पे। यहां पे देखें ये क्या है, ड्यू टू यूनिट लोड एट डी, ठीक हो गया, और ये ड्यू टू यूनिट लोड एट सी। तो अगर इस इक्वेशन में प्रोडक्ट को यानी इस टर्म को पहले लिखा जाए उसको बाद में लिखा जाए, ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूं 2x + 1 और 3x² + 7, इस केस में रिजल्ट और इस केस में रिजल्ट डिफरेंट होगा। सेम, जैसे 3 × 5 is same as 5 × 3, agree? So these two will end up the same answer. अच्छा, we just missed on one thing, although it is same 1/EI, अगर वो कांस्टेंट है तो मैं वैसे बाहर लिख रहा हूं, ठीक, अगर कांस्टेंट नहीं है तो अंदर होगा, लेकिन अब इक्वेशन तो उसी तरह से रहेगी। So that means that delta DC would be equal to delta CD, and this is a general rule. Delta AB would be same as delta BA, okay? Delta XY would be same as delta YX, doesn't matter when you change it. Getting it? है अलग अलग जगहों पे, ये डिफ्लेक्शन D पे फाइंड हो रही है और ये डिफ्लेक्शन C पे फाइंड हो रही है, लेकिन ये जो दो पॉइंट्स है ना, एक जगह लोड लग रहा है, एक जगह डिफ्लेक्शन, अगर आप इसको एक्सचेंज कर लें यू गेट द सेम आंसर, okay? और this how we mathematically proved it, okay? So
this makes our life a little easier when dealing with compatibility with the terms inside compatibility equation. जब डिफ्लेक्शन बहुत सारी फाइंड कर रही हो और आपको कहीं पे ऐसे रिलेशनशिप मिल जाए, जैसे इस केस में क्या मिला, डेल्टा 1 2 इज सेम एज डेल्टा 2 1, आप एक फाइंड कर दे, दूसरे पे टाइम वेस्ट ना करें, जस्ट राइट इट डाउन दैट इट इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा 1 2 फाइंड किया हुआ पहले, डेल्टा 2 1 पे आ गए, इक्वल टू डेल्टा 1 2. दिस मेक्स योर लाइफ easier. Simple. So okay, there is a name for this principle जो अभी हमने जो हमने अभी इक्वेशन लिखी थी ये वाली, जिसको मैथमेटिकली हमने ऐसे लिखा, डेल्टा डी सी इक्वल टू डेल्टा सी डी. ओके, देयर इज अ नेम फॉर इट. उस बंदे का नाम मुझे भूल जाता है. Berry's law of reciprocal displacements. एक और बंदे के नाम से भी ये जानी जाती इक्वेशन, लेकिन this also the guy whom you can refer it to, Berry's law of reciprocal displacements. ठीक हो गया? So डाल दूं ये? Okay, so let me just parts बन जाए बाद में.